अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 56 कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम कंट्रोल ऑफ मोटर फंक्शन। पहले हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे ब्रेन मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में यूजुअली दो तरह से ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसमें ब्रेन जो है वो दूसरे रीजन्स के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे ब्रेन स्टेम है या बेसल गैंग्लिया है या मिड या जो भी सेरिबेलम है। ठीक है, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके कर रहा होता है। लेकिन कुछ मूवमेंट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि जिनमें हम डायरेक्ट कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक स्टिमुलेशन दे रहे हैं और फिर वो मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अब कौन सा ब्रेन का एरिया है जो मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, अभी हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो मोटर कॉर्टेक्स है और वो हमारे पास उसकी लोकेशन क्या है और वो किस तरह से कर रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बना हुआ है जी लेटरल सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पैराइटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। हमारे पास जो मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। अगर आप डिस्टिंग्विश करें तो ये हमारे पास सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस से एंटीरियरली हमारे पास फ्रंटल लोब होता है, इसके पोस्टीरियरली पैराइटल लोब होता है, बिल्कुल पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल होता है और नीचे टेम्पोरल होता है। ठीक है, इस फ्रंटल लोब के अंदर जो इसका फ्रंटल लोब का ये जो पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन है इट इज़ फॉर्मिंग द मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और इस मोटर कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास थ्री बेसिकली एरियाज होते हैं विच इज़ कंस्टिट्यूटिंग द मोटर कॉर्टेक्स। देयर इज़ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ये तीन बेसिकली एरियाज हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल सर्कस से पीछे पैराइटल लोब वाला एरिया है इट इज़ कंसर्न्ड विद द सोमैटोसेंसरी एरियाज। इसके अंदर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। अब हम वन बाय वन इन मोटर एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की लोकेशन क्या है कि ये अभी मैंने बताया प्राइमरी मोटर तीन एरियाज़ है ना। अगर हमारे पास देखें तो ये हमारे पास जो है ये पूरा मोटर कॉर्टेक्स है। ठीक है, इस मोटर कॉर्टेक्स के अंदर ये सेंट्रल सर्कस है। ठीक है, इफ़ आई यूज डिफरेंट कलर तो ये सेंट्रल सर्कस है। इस सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल एंटीरियरली ये जो एरिया है फर्स्ट गायरस विच इज़ द प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया बनाता है। ठीक है, इस प्राइमरी मोटर एरिया के आगे ये एक आपको 6 नंबर नज़र आ रहा है, इससे ऊपर वाला ये एरिया हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है और इसके नीचे वाला इतना एरिया हमारे पास प्री मोटर कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर आपको एक अरेंजमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसे है अगर आप गौर करें तो ये जो आपको इधर इधर एक फिशर होगा ना, ये हमारे पास लैटरल सर्कस के अंदर जो फिशर है इसको कहते हैं सिल्वियन फिशर। और ये जो ये ब्रेन का एक हेमिस्फेयर है, ये दूसरा हेमिस्फेयर है। ठीक है, इनके दरमियान में जो फिशर है इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल फिशर से ये स्टार्ट होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरी डायग्राम से दिखाऊं तो ये हमने कोरोनल सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, और इस कोरोनल सेक्शन के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर वाला एरिया है, यहाँ पर दूसरा जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा ऐसे ही। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फिशर वाला एरिया है और ये वो हमारे पास फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन है, फर्स्ट गायरस है। इसके अंदर आपको ये अरेंजमेंट नज़र आ रही है कि हर बॉडी पार्ट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो मोटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर एक ह्यूमनक्लस बना हुआ है जिसको मोटर ह्यूमनक्लस कहते हैं। और यहाँ पर जौन सा भी पार्ट बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है ना उसको हमने लेबल किया हुआ है। ठीक है, एंड यू कैन सी कि जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर वाला एरिया है वहाँ पर टोज़ है, एंकल है, फिर हमारे पास जो टिप ऑफ द ब्रेन है वहाँ पर नी है, ट्रंक है, शोल्डर है, फिर जैसे जैसे हम नीचे आए तो पूरा एंड पे हमारे पास ये टंग वाला एरिया आ जाता है कवरिंग द होल बॉडी इन बिटवीन। और सबसे ज़्यादा एरिया अगर आप इस डायग्राम्स का साइज़ देखें तो हैंड का सबसे बड़ा साइज़ है, फिर फेस का है और उसके बाद टंग का है सबसे बड़ा एरिया। ठीक है, बाकी ट्रंक का एरिया बहुत ही कम है। तो ये इसको कहते हैं मोटर ह्यूमनक्लस। अब अगर हम इधर से रीड करें तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स लाइज इन द फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन ऑफ द फ्रंटल लोब्स एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। इट बिगिंस लैटरली इन द सिल्वियन फिशर, यानी ये सिल्वियन फिशर से लैटरली स्टार्ट होता है और ये जाता है टिल द लॉन्गिट्यूडनल फिशर और डिप डाउन हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर में। ठीक है, और ब्रॉडमैन एरिया में इसको हम एरिया नंबर 4 कहते हैं ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन में। उसके बाद है कि टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मसल एरियाज ऑफ द बॉडी इन द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब इसको देखें तो आप बिगिनिंग विद द फेस एंड माउथ नियर द सिल्वियन फिशर, यानी ये सिल्वियन फिशर के पास देखें तो फेस और माउथ नज़र आएगा। उसके बाद है आर्म एंड हैंड एरिया इन द मिड पोर्शन ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, यानी जो आर्म और हैंड का एरिया है वो इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बीच में है। और जो ट्रंक का एरिया है वो हमारे पास जो है नियर द एपेक्स ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का एपेक्स है ना, यहाँ पर आपको ये ट्रंक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रंक है। और उसके बाद इन द पार्ट ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स लेग और फुट के जो एरियाज हैं वो डिप डाउन जो एरिया कर रहा है वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद है इट शोज द डिग्रीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मसल एरियाज मैप्ड बाय पेनफील्ड एंड रस्मुसन। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये मैप बनाया था। Note that more than half of the entire primary motor cortex is concerned with controlling the muscles of hand and the muscles of speech. Point stimulation in this hand and speech in motor areas. अच्छा, अब हमारे मोटर कॉर्टेक्स की एक स्पेसिफिकली बात ये है कि जब हम यहाँ पर किसी एरिया को स्टिमुलेट करेंगे तो एक खास मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि एक ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ सेपरेट मसल्स बने हुए हैं जो कि एक्साइट करेंगे तो पैटर्न ऑफ मूवमेंट होगी।
तो ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का क्या फंक्शन होता है? प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन है कि उसने मसल्स को स्टिमुलेट करना है। वो 2 तरह से कर सकता है, वो बेसल गैंग्लिया के थ्रू भी कर सकता है और वो डायरेक्ट भी कर सकता है। जो हमारे पास प्री मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने किसी मूवमेंट के बारे में सोचा, प्री मोटर एरिया क्या करेगा, उस मूवमेंट का अपने अंदर एक प्लान बनाएगा कि हाँ, इस मूवमेंट में हमने इस मसल को इतने डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, इसको रिलैक्स करवाना है, इसको ये करवाना है। वो जब वो प्लान बना लेगा, उसने पूरी एक इमेज बना लिया, वो इमेज वो सेंड करेगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को कि अब आपने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, और उसका वो वाला एरिया स्टिमुलेट हो जाएगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का, और फिर वो उन ग्रुप ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये बेसिक इसकी आउटलाइन है कि किस तरह से परफॉर्म करता है। अब अगर हम इसको रीड करें तो इट लाइज एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो ये एंटीरियर मोटर, ये मैं बता देती हूँ, एंड इट एक्सटेंड्स inferiorly into the sylvian fissure and superiorly into the longitudinal fissure where it abuts with the supplementary motor area। ठीक है, यानी अगर आप इधर देखें तो ये जो हमारे पास प्री मोटर एरिया है, ये वाला एरिया है, नीचे इसके सिल्वियन फिशर है, ऊपर ये कंटिन्यू होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर के साथ, लेकिन बीच में इसके आ जाता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के भी ऑलमोस्ट इसी तरह का फंक्शन है जैसा प्री मोटर एरिया का है। उसके बाद है इसकी जो टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। वो कैसे कि इसमें भी लैटरली हमारे पास फेस और ट्रंक और लेग्स आएंगी, और जो डिप डाउन कर जो इसी सबसे ऊपर वाला एरिया है वो हमारे पास जो है वो लेग्स वगैरह के लिए होगा। उसके बाद है नर्व सिग्नल जनरेटेड इन द प्री मोटर एरिया कॉज मच मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स देन डिस्क्रीट पैटर्न इन द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और ये मोटर इमेज बनाता है उस मूवमेंट की, और ये बात मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात ये है मिरर न्यूरॉन्स वाली। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि जब आपने किसी बंदे को कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हुए देखा है, या आपने किसी मूवमेंट के बारे में सुना है और आप चाहते हैं आप ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करें, तो हमने वो मूवमेंट पहले कभी एक्चुअली परफॉर्म नहीं की है, ठीक है, लेकिन हमने उसको देखा है या सुना है, तो उसकी एक मिरर इमेज हमारे प्री मोटर कॉर्टेक्स में बनती है, जो मिरर न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं। जब वो इमेज बना लेते हैं तो वो फिर स्टिमुलेट करते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के उन स्पेसिफिक एरियाज को जिन्होंने वो मूवमेंट करवानी होती है, और फिर वो मूवमेंट परफॉर्म होती है। तो इस फिनोमिना को हम मिरर इमेजिंग कहते हैं, और ये मिरर न्यूरॉन्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ दीज न्यूरॉन्स मिरर्स द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन एज दो द ऑब्जर्वर वॉज परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक मोटर टास्क। और ये उन एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट होती है जिसमें हम इमिटेट करके कोई स्किल सीख रहे हैं, या कोई लर्निंग कर रहे हैं, किसी से देखकर कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, thus the premotor cortex, basal ganglia, thalamus and primary motor cortex consisting of complex overall system for the control of complex patterns of coordinated muscle activity। उसके बाद आ जाए सप्लीमेंट्री मोटर एरिया पर। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का भी होमनक्लस है बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइमरी मोटर का था या प्री मोटर का था। ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं? बाय स्टिमुलेटिंग दिस एरिया आर ऑफन बायलेटरल, यानी ये बायलेटरल मूवमेंट्स को कंट्रोल कराता है। जैसे क्लाइंबिंग है, जैसे स्विमिंग है, वो वाली मूवमेंट्स जो बायलेटरली हो रही हों, वो हमारे पास उनकी कोऑर्डिनेशन सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से हो रही होती है। ठीक है, ये उनका मैप बनाता है और उनके पर्टिकुलर एरियाज को स्टिमुलेट करता है प्री मोटर एरियाज में और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, उसकी एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे बायलेटरल ग्रास्पिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे क्लाइंबिंग मूवमेंट्स है, या जैसे they are concerned with the premotor area to provide body wide attitudinal movements, fixation movements of different segments। जैसे आई हैं वो भी दोनों कोऑर्डिनेट करके, या आई की हेड की मूवमेंट्स हैं दोनों, पोजिशनल मूवमेंट्स ऑफ हेड को कंट्रोल करना, क्योंकि हेड सेंटर में है तो उसके बायलेटरली मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि उसको किस डायरेक्शन में कब लेकर जाना है बॉडी के अलॉन्ग। ठीक है, और फाइनल मोटर कंट्रोल ऑफ आर्म्स एंड हैंड बाय द प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, उसको भी एक बैकग्राउंड कंट्रोल प्रोवाइड करा होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, नाउ यू नो कि कौन से 3 बेसिक एरियाज हैं मोटर कॉर्टेक्स के और उनका क्या क्या फंक्शन है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया हैं मोटर कॉर्टेक्स में जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हमने ये सारे मोटर कॉर्टेक्स के फंक्शन स्टडी कैसे किए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए एनिमल्स के अंदर, उनके स्पेसिफिक एरियाज़ को स्टिमुलेट करके, और देखा गया है कि उनसे कौन सी चेंजेस आती हैं बॉडी में, और डिफरेंट लीजन्स की बेस पर हमने जो है वो इनको स्टडी किया है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो एरिया है वो है ब्रोकाज एरिया, विच इज़ अ मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, हमारे जो लिप्स की, टीथ की, टंग की, और जो आर्टिकुलेशन है, इन सब चीज़ों को मिला के हम एक पर्पसफुल वर्ड बोल रहे होते हैं। ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ब्रोकाज एरिया की लोकेशन क्या है, अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको ये लोकेशन नज़र आ रही है स्पेशलाइज्ड एरिया की। ये 4 स्पेशलाइज्ड एरिया हैं। ये हमारे पास ब्रोकाज एरिया जो बिल्कुल जस्ट एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमारे पास आई मूवमेंट्स वाला एरिया है, उसके ऊपर हेड रोटेशन वाला है, उसके ऊपर हैंड स्किल वाला है। अभी हम बारी बारी इसको पढ़ते हैं। जो ब्रोकाज एरिया उसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें कोई लीजन होगी तो ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम बोल रहे होंगे लेकिन कोई पर्पसफुल वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकुलेशन लॉस्ट हो जाएगी इस तरह के पेशेंट्स में।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। इसको इसकी लोकेशन क्या है, इमीडिएटली अबव द सिल्वियन फिशर एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। इसको हम वर्ड फॉर्मेशन एरिया भी कहते हैं। और इसमें अगर लीजन हो जाए तो इसमें क्या होगा, येस और नो इवन भी नहीं होगा, स्लरिंग स्पीच होगी, पर्पसफुल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि ब्रेन के अंदर ना इसके क्लोज एसोसिएशन में पड़ा होता है रेस्पिरेटरी एक्टिवेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, उसका सेंटर पड़ा होता है। तो जब ये स्टिमुलेट होता है ना तो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी भी आर्टिकुलेशन हो रही होती है ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन तो वोकल कॉर्ड्स ही कर रहे हैं ना। तो इस वजह से ये बहुत पूरा बोलने का जो सिस्टम है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ब्रोकाज एरिया के अंदर फिट किया हुआ है। उसके बाद है वोलंटरी आई फील्ड मूवमेंट। वोलंटरी मतलब है कि हम चाहते हैं हम इस तरफ देखें, तो इस मूवमेंट्स को दोनों आइज़ की कोऑर्डिनेट करके जो चीज़ कंट्रोल करी है, जो सा मोटर एरिया कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे पास ब्रेन में बिल्कुल इस ब्रोकाज एरिया के ऊपर, मैंने आपको भी डायग्राम में भी दिखाया पड़ा होता है, उसे हम वोलंटरी आई फील्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, और अगर इसमें लीजन हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो हम वॉलंटरली एक चीज़ की तरफ देख नहीं सकेंगे। ठीक है, हमारी आइज़ डेविएट कर जाएंगी फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वांट टू सी। ठीक है, और इसमें सिग्नल्स आ रहे होते हैं ऑक्सीपिटल विजुअल कॉर्टेक्स से भी आ रहे होते हैं, और यही एरिया हमारे पास आईलिड की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें ब्लिंकिंग भी आ जाती है। उसके बाद है हेड रोटेशन एरिया। हेड रोटेशन एरिया बिल्कुल इसके ऊपर पड़ा होता है, आई फील्ड के ऊपर। इसका मकसद ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हम आइज़ हमारी आइज़ हैं, हम जहाँ देख रहे हैं, हमारा हेड भी उसी तरफ टर्न करे, हेड उसी तरफ रोटेट हो जाए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने वाला जो एरिया है दैट इज़ हेड रोटेशन एरिया। इसकी लीजन की वजह से हेड और आइज़ की कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो जाती है। लास्ट एरिया इस फॉर हैंड स्किल्स, स्पेशलाइज्ड एरिया है, अलग से अल्लाह ताला ने रखा है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भी सबसे ज़्यादा एरिया हैंड का है, लेकिन ये हैंड स्किल्स फॉर डिफरेंट स्किल्स सीखने के लिए जो पर्सन्स जो हैं उनमें जो एक खास एबिलिटी होती है, दैट इज़ ड्यू टू दिस एरिया फॉर हैंड स्किल्स। और ये बिल्कुल उसके ऊपर पड़ा होता है हेड रोटेशन वाले एरिया के। और अगर इसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए तो आप स्किल्ड मूवमेंट नहीं कर सकते, और इस कंडीशन को हम कहते हैं मोटर एप्रेक्सिया। ठीक है, अगर ब्रोकाज एरिया में लीजन हो तो उसको हम एफेजिया कहते हैं, और मोटर एफेजिया। इसी तरह जैसे ब्रोकाज एरिया ना, ये मोटर स्पीच एरिया है। जब हम सेंसरी एरिया के अंदर भी हमारे पास एक स्पीच एरिया होता है, जिसे हम सेंसरी स्पीच एरिया कहते हैं, वर्निकीज एरिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है पीछे, ये देखें, ये जो चॉइस ऑफ वर्ड्स वाला एरिया है ना, ये सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर ये वर्निकीज एरिया होता है। और ये हमारे पास जो हम दूसरों के, जब हम कोई बात सुन रहे होते हैं किसी की, तो हम उसकी लिपसिंग मूवमेंट्स भी देख रहे होते हैं, तो ये उसके साथ हमारा माइंड उसको समझ रहा होता है, वो समझने के लिए वर्निकीज एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। ठीक है, अगर उसमें कोई लीजन होगी तो आप बोल तो सकेंगे, बट आप पर्सन की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बट आप उसकी बात को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जैसे ये मोटर एरियाज है। अब हम पढ़ेंगे कि इन मोटर एरियाज से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मसल्स तक सिग्नल्स कैसे जाते हैं। तो ये हमने ट्रैक्ट्स पढ़े हुए हैं, दीज आर नोन एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, एंड वन ऑफ द मेजर ट्रैक्ट इज द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट असेसरी फाइबर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट पाथवेज से अल्टीमेटली ये सिग्नल ले रहा होता है, लाइक बेसल गैंग्लिया से, सेरिबेलम से, ब्रेन स्टेम के डिफरेंट न्यूक्लियाई से। और ये सारे फाइबर्स जमा होकर नीचे बंडल की फॉर्म में जा रहे होते हैं, जिसे हम पिरामिडल ट्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये मेडला के पिरामिड से गुजरे होते हैं, और ये पिरामिडल लेयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अराइज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। जो इनकी डिटेल है वो हमने डिसेंडिंग ट्रैक वाले लेक्चर में मैंने आपको सारी पढ़ा दी थी, तो अगर आपने वो पढ़नी है तो गो एंड वॉच दैट लेक्चर इन द प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरो एनाटमी। अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, अदर फाइबर्स पाथवेज फॉर द मोटर कॉर्टेक्स। ये भी हमने डिसेंडिंग पाथवेज में पढ़ा है। अब उन पाथवेज जैसे रेटिकुलो स्पाइनल पाथवे होता है, हमारे पास ब्रेन स्टेम से ओलाइवो स्पाइनल आ रहा होता है, क्यूनियो, डिफरेंट पाथवेज है ना हमारे पास जो ब्रेन स्टेम से नीचे जा रहे होते हैं, उनको भी उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो जी यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से ट्रैक्ट्स मोटर कॉर्टेक्स पर आ रहे होते हैं एक्सेप्ट द सेंसरी। ठीक है, उसके अलावा उसमें हमारे पास आ रहे होते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस या पुटामन से आ रहे होते हैं फाइबर्स, मिड ब्रेन से आ रहे होते हैं, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स आ रहे होते हैं, रेटिकुलर सब्सटेंस और वेस्टिबुलो न्यूक्लियाई से आ रहे होते हैं, वाया वेस्टिबुलो और रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक जो नीचे जा रहा होता है उसके फाइबर्स भी आ रहे होते हैं। उसके अलावा पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इनमें वो फाइबर्स भी हैं जो अदर पाथवे जो मोटर कॉर्टेक्स से डिसेंड कर रहे होते हैं नीचे। ठीक है, इन सारे एरियाज से आ भी रहे होते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली वो डिस्कस किए हुए हैं जो मोटर कॉर्टेक्स से डिसेंड करके जो है डिफरेंट एरियाज में जा रहे होते हैं। तो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामन में भी जा रहे होते हैं, मिड ब्रेन में भी जा रहे होते हैं, ठीक है, और रेटिकुलर सब्सटेंस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में भी जा रहे होते हैं। ठीक है, सेरिब्रो पोंटो सेरिबेलर पाथवेज भी होते हैं, ओलाइवो सेरिबेलर फाइबर्स यानी सेरिब्रम से ओलाइवरी न्यूक्लियाई और फिर ओलाइवरी न्यूक्लियस से सेरिबेलम में जा रहे होते हैं। ठीक है, ये दूसरे डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, वो जो आ रहे होते हैं
वो नेक्स्ट में है, वो भी सेम एरिया से भी आ रहे होते हैं। लाइक हमारे पास सब कॉर्टिकल फाइबर्स आ रहे होते हैं सोमैटोसेंसरी एरियाज ऑफ पैराइटल कॉर्टेक्स से, एडजेसेंट एरियाज ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स से, ठीक है। और विजुअल एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो कॉर्पस कैलोसम से सिग्नल आ रहे होते हैं ऑपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है, वो भी आ रहे होते हैं। थैलेमस से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सारी सेंसरी सेंसेशंस पहले सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पर एंड करती हैं, फिर वहाँ से सिग्नल आते हैं मोटर कॉर्टेक्स में, और फिर वो बताते हैं कि ये वाली मूवमेंट हमने परफॉर्म करवानी है। थैलेमस, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, इन सारे एरिया से आ रही होती हैं, और इंटरलैमिनर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, ठीक है। ये बताए हुए कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद है रेड न्यूक्लियस सर्व्स एज अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग कॉर्टिकल सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। रेड न्यूक्लियस से भी अगर हमारे पास कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऐसा नहीं होता हमारी सारी मूवमेंट्स लॉस्ट हो गई हैं। स्टिल हमारे पास जो ब्रेन स्टेम के कुछ एरियाज हैं वहाँ से, क्योंकि डिफरेंट ट्रैक्स जा रहे हैं, रेटिकुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, ये मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे पास क्रूड मूवमेंट ज़रूर होती हैं, बहुत फाइन नहीं हो सकती, बट मूवमेंट ज़रूर होंगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। अब ये जो रेड न्यूक्लियस है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के अंदर। होता क्या है कि मोटर कॉर्टेक्स से डिफरेंट फाइबर्स आकर टर्मिनेट कर रहे होते हैं इस रेड न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस रेड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ के ऊपर आकर जो है ये कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक ये टर्मिनेट करता है। कुछ तो कॉर्टेक्स से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं ना, जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बना रहे हैं, कुछ फाइबर्स जो हैं वो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं रेड न्यूक्लियस पर। रेड न्यूक्लियस पर आने के बाद रेड न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, और वो डिफरेंट जगह से सेंसेशन लेते हुए वो जा रहे होते हैं हमारे पास रूब्रो स्पाइनल ट्रैक बनाते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे हॉर्न के अंदर, इंटीरियर हॉर्न के अंदर जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर जाकर जो है वो टर्मिनेट करते हैं मोस्ट ऑफ देम। कुछ जो होते हैं वो डायरेक्टली भी अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पर टर्मिनेट कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, ठीक है। और दे हैव क्लोज कनेक्शंस विद सेरिबेलम, ठीक है, और बेसल गैंग्लिया, और जैसे जैसे कनेक्शंस मोटर न्यूरॉन और मोटर कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के होते हैं, वैसे ही इसके भी सेरिबेलम के साथ और दूसरे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन स्टेम के साथ इसके भी कनेक्शंस होते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस पेज के अंदर ये जो कॉर्टिकोरूब्रोस्पाइनल सिस्टम इज एन एक्सेसरी पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग रिलेटिवली डिस्क्रीट सिग्नल्स, इसमें वही बात बताई है जो मैंने आपको पहले बता दी है कि जो रेड न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास जो मैग्नोसेलुलर पोर्शन ऑफ द रेड न्यूक्लियस है, जहाँ पर आकर कॉर्टेक्स के कॉर्टिकोरूब्रल फाइबर साइनेप्स करे थे, इस एरिया के अंदर भी जैसे मोटर कॉर्टेक्स के अंदर हिमनक्लस बना हुआ है, इसके अंदर भी एक सोमेटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे हर बॉडी पार्ट की, सारे मसल्स की। तो क्या होता है कि अगर हम इसको स्टिमुलेट करते हैं ना तो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन वही बात है कि ये मूवमेंट फाइन नहीं हो सकती, बहुत क्रूड मूवमेंट होती है, ठीक है। और अगर ये उस केस में इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स डैमेज हो गए हैं तो आपके पास एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है, एसेसरी पाथवे होता है कॉर्टिकोरूब्रोस्पाइनल पाथवे के जरिए से आप स्पाइनल कॉर्टेक्स सिग्नल भेज सकते हैं। ये एक एसेसरी पाथवे है, ठीक है। बट वही बात है कि फाइन कंट्रोल इसमें नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट द मूवमेंट्स ऑफ द फाइन कंट्रोल द फिंगर एंड हैंड, दे आर कंसिडरेबली impaired. Wrist movements are still functional, which is not the case when the corticoruberospinal pathway is also blocked. अगर ये भी ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपके पास इवन ऑब्वियसली हर तरह की मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ में बात लिखी हुई है कि क्योंकि ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स और कॉर्टिको रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जो हैं ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम लैटरल मोटर सिस्टम ऑफ द कॉर्ड कहते हैं। जबकि जो एक और ट्रैक्ट है हमारे पास वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है, वेस्टिबुलो रेटिकुलो स्पाइनल जो ट्रैक्ट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द मीडियली इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको हम कहते हैं मीडियल मोटर सिस्टम ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। अभी वो हम वेस्टिबुलो वाला पाथवे भी डिस्कस करेंगे, अभी हम कॉर्टिकल वाला डिस्कस करें। उसके बाद एक्साइटेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मोटर कंट्रोल एरियाज बाय द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड रेड न्यूरॉन, सॉरी न्यूक्लियस। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है ब्रेन के अंदर वो भी एक वर्टिकल अरेंजमेंट के तौर पर अरेंज है। जो हमने ह्यूमनक्लस पढ़ा मोटर कॉर्टेक्स में वो भी वर्टिकली अरेंज्ड है, ठीक है। अब इस वर्टिकल अरेंजमेंट की एक तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है और इसके अंदर भी हमारे पास 6 लेयर्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जो हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ी हैं। अब होता क्या है कि ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई भी मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेशन से होती है। लाइक जो लेयर 2 और 4 होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वो हमारे पास इनपुट होती है, वहाँ पर इनपुट आ रही होती है, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की फाइबर्स या जो आउटपुट निकल रही होती है वो निकल रही होती है 5th लेयर से, पिरामिडल सेल लेयर से। तो अब क्या होता है कि 2 और 4 लेयर्स और ये जो सारी लेयर्स हैं ये आपस में इंटरप्रेट करती हैं सिग्नल्स को, और उन्होंने कितना सिग्नल भेजना है, कितने पिरामिडल सेल्स को एक्टिवेट करना है, वो सारा कुछ वो आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद जो है उसके बाद कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो निकलता है और उसके ज़रिए से सिग्नल जा रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पिरामिडल सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो आपके पास एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये एज अ यूनिट वर्क करते हैं। तो जब तक आप 50 to 100 पिरामिडल सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे आप सिंगल मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। उसके बाद डायनामिक एंड स्टैटिक सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द पिरामिडल न्यूरॉन।
और जैसा कि हमने मसल स्पिंडल रिफ्लेक्सेस के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक डायनामिक रिफ्लेक्स होता है, एक स्टैटिक रिफ्लेक्स होता है। बिल्कुल उसको कंट्रोल करने के लिए जो मोटर कॉर्टेक्स के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं, उनके अंदर जो पिरामिडल सेल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास डायनामिक न्यूरॉन्स और एक होते हैं स्टैटिक न्यूरॉन्स। जब हमने डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स करा, दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं, बट डायनामिक जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास सडन थोड़ी देर की और पावरफुल कंट्रैक्शन के लिए होते हैं। जब वो हो जाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, और जो स्टैटिक वाले हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक लंबे अरसे के लिए, थोड़े से लॉन्गर टाइम के लिए फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। उनको हम कहते हैं स्टैटिक न्यूरॉन्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या करते हैं, अगर हम इधर से रीड करें इसको, तो क्या है, इफ अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल इज स्ट्रेंथ टू अ मसल टू कॉज इनिशियल रैपिड कंट्रैक्शन देन अ मच वीकर कंटिन्यूइंग सिग्नल, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें वीकर सिग्नल चाहिए होता है। दिस प्रोसेस इज द यूजुअल मैनर इन विच एक्साइटेशन इज प्रोवाइडेड टू कॉज मसल कंट्रैक्शन। इस एक्साइटेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरह के पिरामिडल सेल न्यूरॉन्स होते हैं, डायनामिक न्यूरॉन्स एंड स्टैटिक न्यूरॉन्स। डायनामिक न्यूरॉन्स बिल्कुल जैसे हमने डायनामिक रिस्पॉन्स की बात की थी, वो हायर रेट पर एक्साइट होंगे, सडनली एक्साइट होंगे छोटे पीरियड के लिए, बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर, और इनिशियल रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फोर्स वो करवाएंगे। लेकिन उसके बाद स्टैटिक न्यूरॉन्स फायर करेंगे। स्टैटिक न्यूरॉन्स लोअर रेट पर बट कंटिन्यूस फायरिंग करते हैं टू मेंटेन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन फॉर एज लॉन्ग एज द कंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद है द न्यूरॉन्स ऑफ रेड न्यूक्लियस हैव सिमिलर डायनामिक एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका भी ऐसा ही है, दोनों रिस्पॉन्सेज होंगे, लेकिन उसमें क्या है कि ग्रेटर परसेंटेज है हमारे पास डायनामिक न्यूरॉन्स की रेड न्यूक्लियस के अंदर, और हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर स्टैटिक न्यूरॉन्स की परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि रेड न्यूक्लियस हमारे पास सेरिबेलम के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है, और सेरिबेलम हमारे पास रैपिड इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्सेस के अंदर। दैट्स वाई चूंकि रेड न्यूक्लियस सेरिबेलम के साथ ज़्यादा एसोसिएशन में है, दैट्स वाई हमारे पास वहाँ पर भी ज़्यादा डायनामिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जबकि जो लॉन्गर और सस्टेन्ड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की मेंटेनेंस के लिए स्टैटिक न्यूरॉन्स का ज़्यादा होना है, वो हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये हो गया इसकी हमारी बात। उसके बाद है सोमैटोसेंसरी फीडबैक टू द मोटर कॉर्टेक्स दैट हेल्प्स कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ मसल कंट्रैक्शन। जब हमारे पास, अच्छा इसको भी हम रीड कर लेते हैं, व्हेन नर्व सिग्नल्स फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स, उन्होंने एक मसल की कॉन्ट्रैक्ट करवा दी। सबसे पहले ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई किस केस में थी, सेंसरी सिग्नल ही आया था, उसने सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचा, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ने मोटर कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरियाज को सिग्नल दिया, मोटर कॉर्टेक्स ने मूवमेंट करवाई, वो मूवमेंट हो गई। अब दोबारा सेंसरी सिग्नल जाते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया तक, सोमैटोसेंसरी एरिया दोबारा मोटर कॉर्टेक्स को बताता है। अब वो फीडबैक दे रहा होता है कि आइदर आपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन सही करवाई है या गलत करवाई है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स अराइज इन द फॉलोइंग, मसल स्पिंडल से जारी होती है, मसल टेंडन ऑर्गन से ये सेंसरी सेंसेशन जारी होती है, और टेक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ स्किन, क्योंकि हमें पता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक इन्हीं जगहों से सिग्नल्स जा रहे होते हैं। And these somatic signals often cause positive feedback enhancement of muscle contraction in the following ways। ठीक है, और ये देखिए पॉजिटिव फीडबैक किस केस में पढ़ते हैं अभी हम, इन द केस ऑफ मसल स्पिंडल्स, अगर फ्यूजी मोटर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट मोर देन अ लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोटर कॉर्टेक्स ने सिग्नल दिए थे एक मसल को, और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उस दोनों, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स जब सिग्नल देता है तो वो गैमा मोटर न्यूरॉन को भी जाता है, ये हमने उसमें मसल स्पिंडल वाले चैप्टर में बात पढ़ी है कि गैमा मोटर न्यूरॉन की भी फायरिंग होती है और अल्फा मोटर न्यूरॉन की भी फायरिंग होती है। क्यों फायरिंग होती है गैमा की, ताकि रिफ्लेक्स इनहिबिशन ना हो, क्योंकि वो ऑपोजिट काम करता है ना, अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करेगा, और अगर हमारी कॉन्ट्रैक्शन हमने अल्फा मोटर न्यूरॉन से करवाई है तो वो तो उसको इनहिबिट कर देगा, तो इसलिए हम दोनों को स्टिमुलेट करते हैं ताकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो मसल स्पिंडल है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ज़्यादा कंप्रेस हो जाए, और मसल उतना कंप्रेस नहीं हुआ, तो मसल स्पिंडल से चूंकि जो फीडबैक के सिग्नल्स जा रहे हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक, और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स फिर मोटर एरिया को बताएगा कि मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और जो मसल के अंदर से भी सिग्नल आ रहे हैं वो भी मोटर कॉर्टेक्स को बताएंगे कि मसल स्पिंडल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और अभी जो हमारे पास मसल फाइबर है, जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर है, वो उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसको इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है ये मसल है, और ये उसके अंदर वाला मसल स्पिंडल है। ठीक है, अब सिग्नल जो है वो मसल स्पिंडल से भी मोटर कॉर्टेक्स तक जा रहा है, और मसल से भी जा रहा है, मसल के थ्रू, यानी मसल के थ्रू स्किन से भी जा रहा है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन से भी जा रहा है, और इन एरिया से भी जा रहा है। अब मसल स्पिंडल लेट सपोज ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने भी सिग्नल दिया, लेट सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट अ डिजिट ऑफ 7, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मसल को भी इक्वली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, बट मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 तक। ठीक है, तो अब ब्रेन को पता चला कि ये थोड़ा कम ज़्यादा है, तो ब्रेन क्या करेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा फायरिंग करेगा, ताकि मसल जो है वो दोनों ये मीटअप कर सकें, दोनों 7-7 पर आ जाएं। ठीक है, इस तरह की कोऑर्डिनेशन के लिए हमें ये सिग्नल्स फीडबैक के ज़रूरी होते हैं। नंबर 2, के स्किन से सिग्नल्स आ रहे हैं, लेट सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करना था फिंगर से, तो क्या होता है, फिंगर के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्किन में भी जो है वो
हमारे पास कंट्रैक्शन और स्किन में भी कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो अगर वो कंप्रेशन इतनी नहीं है कि हम उसको ग्रास्प कर सकें, हमने तो मसल कंट्रैक्शन ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए करवाई थी, तो अगर वही नहीं ग्रास्प हो रहा तो स्किन के सिग्नल्स भी जाते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में और फिर मोटर कॉर्टेक्स में, और फिर मोटर कॉर्टेक्स ज़्यादा मसल की कंट्रैक्शन कराता है ताकि स्किन जो है वो ज़्यादा कंप्रेस हो और हम जो है वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को ग्रास्प कर सकें, टाइटली ग्रास्प कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे पास इन फीडबैक सिग्नल्स की। ठीक है, तो ये सारा इधर लिखा हुआ है, ग्रास्प वाली एग्जांपल भी यहाँ पर जो है वो दी हुई है। उसके बाद है स्टिमुलेशन ऑफ स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स।